नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्रेसो में। आज के इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इवैल्यूएट अ कंपनी बिफोर बाइंग आईपीओ। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाई। इस वीडियो सीरीज में ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने समझा आईपीओ क्या होता है, पूरा आईपीओ का प्रोसेस, फिर हमने समझा ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और आज हम एनालाइज करेंगे कैसे हम ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को स्टडी करें, इवैल्यूएट करें कंपनी को, वो भी सिर्फ 30 मिनट में। क्योंकि ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि 400 पेज 350 पेज का होता है और लोग देख करके ही उसको बंद कर देते हैं और सिर्फ ब्लॉग्स हो गए या सोशल मीडिया हो गई या दोस्त हो गए उनसे फीडबैक ले करके आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा एग्जैक्ट तरीका कि कैसे कम से कम समय में आप अच्छे से ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को या रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को स्टडी करके अपना डिसीजन खुद से ले सके कि भाई आईपीओ में अप्लाई करना है या आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी डीआरएस पे की, मैंने बताया था कि ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में कैसे स्टडी करेंगे, कहां से पिकअप करेंगे इंफॉर्मेशन, ये सारा इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो लेट्स स्टडी अदानी विल्मर लिमिटेड। इसका आईपीओ कुछ टाइम पहले आया था इसके बारे में, और इसका जो प्रोस्पेक्टस है ये मैंने एज ए सैंपल लिया है आपको डिटेल में डिस्कशन या एनालिसिस करने के लिए। तो जनरली जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है किसी भी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का, वो ऐसा कुछ दिखता है, और इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है इनको मैंने यहाँ पे पूरा हाईलाइट किया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा पॉइंट ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट आपको हाईलाइट किया हुआ है। और इन सारे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं इन सारे चैप्टर्स में से इन प्रोस्पेक्टस के हम पुल आउट करेंगे डेटा और उसको हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा इशू साइज। जो हमारा इशू साइज है पहला पॉइंट, वो हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं। तो इशू अगर हम यहाँ देखें तो अदानी विल्मर का लगभग 36,000 मिलियन का इशू था, जिसमें से हमारे पास एम्प्लॉय रिजर्वेशन कुछ पार्ट है, यानी कि एम्प्लॉय के लिए कुछ रिजर्व कर रही है कंपनी, शेयर होल्डर्स के लिए कुछ रिजर्व कर रही है। इसके अलावा जो टोटल आउटस्टैंडिंग प्रायर टू इशू है वो लगभग हमारे पास यहाँ पे डेटा है, ये कुछ हमारे पास इशू है, आप देख सकते हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ इश्यूज एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है इशू का, क्यों पैसा लेना चाहती है, ये अभी हम थोड़ी देर में इसमें डिस्कस करेंगे। कई बार आपको यहाँ पे डिटेल में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी मिलेगा, क्यूआईबी का पोर्शन क्या होता है वो पता चलेगा आपको, रिटेल वगैरह का पोर्शन क्या है, एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन क्या है, ये भी आपको पता चलेगा। वो इंफॉर्मेशन फिलहाल इस प्रोस्पेक्टस में नहीं दी हुई है। एनीवेज, और आगे हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ का, तो ये भी हम प्रोस्पेक्टस से ही निकालते हैं डिटेल। हम बात करें तो कंपनी को पैसा क्यों चाहिए ये पता करना जरूरी है। तो इनको पैसा चाहिए कि भाई हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए, यानी कि हमें मशीन्स चाहिए, प्लांट्स चाहिए, इसको स्टैब्लिश करना है, फैक्ट्री एक्सपेंड करनी है, इसके लिए हमें पैसा चाहिए। दूसरा है कुछ प्री पेमेंट करना है, हमें बोरोइंग्स का लोन चुकाने हैं, इसके लिए पैसा चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन के लिए, हमें कुछ एक्विजिशन करनी है, दूसरी कंपनीज को में पैसा डालना है, इन्वेस्ट करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। और जनरल कुछ कॉर्पोरेट पर्पसेस है, इसके लिए हमें पैसा चाहिए। और डिटेल में भी यहाँ उन्होंने यूटिलाइजेशन दी है फंड की कि क्या करेंगे। लगभग 19,000 मिलियन हम लोग मशीनरी प्लांट्स वगैरह में लगाएंगे, और लगभग 10,000 मिलियन जो है हम डालेंगे, रीपेमेंट करेंगे हम लोन्स वगैरह का, कुछ फंडिंग स्ट्रैटेजी या एक्विजिशन में पैसा डालेंगे। तो ये भी उन्होंने ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको आईपीओ में दी हुई रहती है। अब बेसिस क्या है इशू प्राइस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे डिस्कशन हो रही थी, मैंने एक वीडियो बनाया था हमारा LIC का आईपीओ हो रहा था उसके ऊपर कि भाई कितना प्राइस होना चाहिए। कोई बोल रहे थे 2,000 होना चाहिए, कोई बोल रहा था 1,500 होना चाहिए, कोई कुछ हो रहा था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आता है लोगों को पता नहीं चलता है कि कितना उसका प्राइस होना चाहिए जेन्युइन, जिस पे हमें अप्लाई करना चाहिए।
तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि कितना प्राइस लमसम होना चाहिए जिसपे हमें अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई करना बहुत ही वाइज डिसीजन होगा इस प्राइस पे। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का जो हमारा ईपीएस है, प्रॉफिट, ठीक है, वो हमारा अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 5.07, यानी कि 5 रुपया पर शेयर पे ये कंपनी प्रॉफिट दे रही है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के इंडस्ट्री का पीई रेशियो, प्राइस टू ईपीएस रेशियो, तो ये लगभग आ रहा है एवरेज 77 और लोएस्ट आ रहा है लगभग 46 के आसपास, यानी कि प्रॉफिट का 46 टाइम्स प्राइस होना चाहिए कम से कम। और अगर हम हाईएस्ट बात करें तो 90 गुना और एवरेज लगभग 66 गुना हमारा प्राइस होना चाहिए प्रॉफिट का। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रॉफिट है लगभग 5। और अगर मैं मिनिमम लो इसका 40 टाइम्स भी अगर लेता हूं तो तकरीबन हमारा रेट होना चाहिए 200 के आसपास, ठीक है। और अगर 45 टाइम्स के आसपास लेता हूं तो 225 के आसपास हमारा रेट होना चाहिए इस कंपनी का। अब देखते हैं कि जब आईपीओ आया तो एक्चुअल में इन्होंने कितना रेट हमारा कोट किया। तो अदानी विल्मर का हम अगर रेट देखें तो ये हमारा आया लगभग 230 के आसपास का अपर बैंड आया हमारा आईपीओ में। तो बुक बिल्डिंग में लोअर के जो बैंड है फ्लोर प्राइस और जो कैप था हमारा वो था 230 का, तो 230 का हमारा कैप आया, तो लगभग 45 टाइम्स ईपीएस का। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फिगर जो आपको देखना चाहिए, इससे आपको प्राइसिंग का बहुत अच्छा आइडिया लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल आईपीओ प्राइस। अब हम बात करते हैं समरी आरएचपी की। ये आप क्विकली पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्टार्टिंग में ही रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में या ड्राफ्ट रेड हेयर प्रोस्पेक्टस में आपको समरी दी हुई होती है। और समरी में आपको पता चलता है प्राइमरी बिजनेस क्या है, किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, कंपटीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, लीगल क्या है, काफी सारी चीजें पूरे प्रोस्पेक्टस की समरी यहाँ पे होती है। तो क्विक व्यू आप यहां से ले सकते हैं। एनीवेज, लीगल केसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लीगल की बात करें तो लिटिगेशन क्या पेंडिंग है कंपनी के अगेंस्ट, तो लिटिगेशंस अगेंस्ट अदानी विल्मर, यानी कि इनके खिलाफ जो लोगों ने केस किया हुआ, तो लगभग 146 केसेस जो हैं इनके रेगुलेटरी बॉडीज या अथॉरिटीज के हैं। क्रिमिनल मैटर 2 हैं, ज्यादा मैटर टेंशन वाली बात नहीं है, बट रेगुलेटरी बॉडीज के इनके ऊपर लगभग जो है 156 केसेस हैं। और अमाउंट इन्वॉल्विंग जो है अगर आप बात करें तो एक यहाँ पे केस है सिविल मैटर जिसमें 100 मिलियन का अमाउंट इन्वॉल्व है। इनडायरेक्ट टैक्स का अगर लिटिगेशन बात करें तो ये बहुत गजब की चीज है कि लिटिगेशन बाय आर कंपनी, यानी कि अदानी विल्मर ने केस ठोका हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस का, यानी कि अगर वो केस जीतता है तो लगभग 4,412 मिलियन का उसको फायदा होगा, टैक्स बेनिफिट होगा, यानी कि या तो उसके पैसे रिफंड होंगे या टैक्स बेनिफिट्स होंगे अदानी विल्मर का। तो लिटिगेशन बाय द कंपनी एंड लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी, ये दोनों ही मैटर करता है जब आप लीगल देखते हैं। तो सिमिलरली अगर हम बात करें लिटिगेशन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स की, तो जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके अगेंस्ट कितने मैटर चल रहे हैं, तो क्रिमिनल मैटर 6 चल रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का मैटर भी 1 चल रहा है। और लिटिगेशन अगेंस्ट प्रमोटर्स जो है कंपनी के, जो कंपनी के लीड फाइनेंशियर्स हैं, जो पैसा डाल रहे हैं कंपनी में, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में, इनके खिलाफ भी कुछ मैटर्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह के, जिसमें लगभग 2,666 करोड़ के मिलियन के आपके पेंडिंग ड्यूज हैं, हो सकते हैं इनको देना पड़ जाए। बट एट द सेम टाइम लिटिगेशन जो है बाय आर प्रमोटर्स, यानी कि प्रमोटर ने भी गवर्नमेंट के ऊपर, टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर टैक्स केस डाला हुआ है और वहां से इनको लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का क्लेम मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे लीगल में आपको देखने को मिलता है कि कितना जा सकता है लिटिगेशन में और कितना पैसा आपको वापस से बेनिफिट में मिल सकता है। तो दीज आर नॉट दैट। अच्छा, 10 वीडियो देखने के बाद फाइनली एक काम की वीडियो मिल ही गई, तो समय बचाओ और सीखो जो काम आए इस चैनल। अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को अभी, और हाँ, न्यू वीडियो ना छूट जाए इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना है जरूरी। मच सीरियस मैटर, बिकॉज आप जब बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर केसेस पड़ेंगे। हाँ,
क्रिमिनल केसेस कितने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, और कितने आपको देना पड़ सकता है केस हारने पे, इस पे नजर जरूर डालनी चाहिए। अब अगर हम बात करें दूसरा, तो फिर हमारे पास होती है इंडस्ट्री एनालिसिस की। तो उसी टेबल ऑफ कंटेंट में आप इंडस्ट्री एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, आपको ये पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ थॉरोली स्टडी करना पड़ता है कि भाई कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है। तो भाई हमारा वर्ल्ड एक्सपोर्ट कितना है, इंडिया का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें, और इंडिया का इंपोर्ट कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया बहुत ज्यादा वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो ग्रोथ ड्राइवर्स को देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी कंपनी को सपोर्ट कर रही हैं, आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही हैं, जिससे हमारे को ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, हम फ्यूचर में और सेल्स कर पाएंगे, कंपनी ग्रो कर पाएगी। तो ग्रोथ ड्राइवर की स्टडी करनी बहुत जरूरी है। चैलेंजेस की स्टडी करनी होगी कि भाई क्या चैलेंजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टस में मिलती है। तो जस्ट हैव टू लुक क्विकली, आपको बुलेट्स पॉइंट हाईलाइट जो है सिर्फ उस पर नजर डालनी है, आपको स्किम करना है किसी भी प्रोस्पेक्टस को। आपको उस प्रोस्पेक्टस में वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन लाने की जरूरत नहीं है। जब आप स्किमिंग करेंगे, स्किमिंग करने से क्या होगा, आपको जो मेजर पॉइंट्स है वो आपकी नजर में आएंगे, कोई भी सीरियस इशू होगा वो आपकी नजर में आ जाएगा। तो ग्रोथ ड्राइवर्स इंडस्ट्री में क्या है जिससे इंडस्ट्री बढ़ेगी, चैलेंजेस क्या है, इसको आपको समझना होगा। रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस गवर्नमेंट जो है हमारी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आपको पता चले कि कोई इंडस्ट्री में किसी तरह की कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारे पास जो निकल के आता है वो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कहां स्टैंड कर रही है कंपटीशन में। तो अगर यहां पे हम बात करें इस चीज अदानी विल्मर की, तो हमें देखना है कि एडिबल ऑयल में ये अदानी विल्मर जो है ये प्रोड्यूस कर रही है, व्हीट फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है, राइस कर रही है, पल्सेज हैं, शुगर है। तो ये सारा का सारा अदानी विल्मर जो है प्रोड्यूस कर रही है। वेयर एज हमारे यहाँ पे व्हीट फ्लावर में जो कंपटीशन वो है अदानी विल्मर का, वो HUL से है, ITC से है, इसके अलावा रुचि सोया फूड से है। अगर हम बात करें एडिबल ऑयल में, तो ये सारी कंपनी से कंपटीशन है। पल्सेज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है पतंजलि से, अदानी विल्मर का। राइस में सिर्फ पतंजलि से है, शुगर में सिर्फ पतंजलि से है। तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं कर रही है। कुछ सेगमेंट में कंपटीशन है, कुछ सेगमेंट में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, और कुछ सेगमेंट में बहुत ही मामूली कंपटीशन है, यानी कि डिओपॉली है। सिर्फ 2 ही कंपनी है मेजर जिन्होंने मेजर मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये फेवर में जाता है अदानी विल्मर के। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। अगर हम अदानी विल्मर की बात करें तो यहाँ पे हमारा पिछले 5 सालों का FY 15 to 20 का जो हमारा ग्रोथ आया है वो आया है कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट लगभग 11.28% का, जो कि इन सारी कंपनीज में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3rd पोजीशन पे है। पतंजलि का सबसे ज्यादा था और एमामी का है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो है अदानी विल्मर का है। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो नो डाउट बहुत अच्छा ग्रोथ था, सेल्स बहुत अच्छा था। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी ग्रोथ हमारे पास काफी अच्छा आया है एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिशंस। तो दिस विल गिव यू अ क्विक आइडिया कि आप कंपटीशन में कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगता है कि मैं जिस कंपनी में पैसा डाल रहा हूं इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। फिर आपको ये जज करना होता है कि मार्केट शेयर क्या है इस कंपनी का आज की डेट में। तो अगर यहाँ पे एडिबल ऑयल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अदानी विल्मर का जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन अगर हम बात करें तो वो है 17% के आसपास, विच इज रियली गुड। ब्रांडेड एडिबल ऑयल में अदानी का लगभग 17% का हिस्सा है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है कंपेयर टू ऑल अदर कंपनीज लाइक रुचि, एमामी, कारगिल, बोंजो, मरिको। तो बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है इस कंपनी का। तो आपको जब इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स हो गई, आपकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहाँ है, आप आज की डेट में कहाँ पे मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं,
तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से फिर आपको बिजनेस आपको समझना होगा कि कंपनी एग्जैक्टली किस बिजनेस में है। अगर आपको बिजनेस की समझ बिल्कुल नहीं आ रही है कि भाई ये कंपनी जो है इसका जो बिजनेस है वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आईपीओ में पैसा ना लगाएं। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जिस बिजनेस की आपको समझ नहीं है उस बिजनेस में पैसा डालना ही नहीं चाहिए। तो आपको देखना होगा कि कंपनी किस तरह के बिजनेस में है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वेल गुड इनफ। तो अदानी विल्मर हमें पता है कि एडिबल ऑयल बनाती है, वीट बनाती है, फूड है, एफएमसीजी में है, इंडस्ट्री एसेंशियल्स है, इन सब चीजों को बनाती है। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है, इंडस्ट्री अच्छी है, इंडस्ट्री में ग्रोथ अच्छा है और मार्केट शेयर भी अच्छा है, तो वेल गुड इनफ, ये सारे पॉइंट्स इसके फेवर में जा रहे हैं। अब आप देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। देखिए, ऐसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफ़ी सारे होते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, शेयर होल्डिंग होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट एट दिस स्टेज आपको उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको सीए करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको सीएफए करने की ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट लुकिंग एट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पता कर सकते हैं कि क्या हालात है। देखिए, किसी भी कंपनी में पैसा डालने से पहले आपको यह देखना होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। इसके बाद देखनी होती है प्रॉफिटेबिलिटी, और देखना होता है कंपनी का ग्रोथ। तो अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी का तीनों साल में 2019, 20 और 21 में काफी कम था, यानी कि कंपनी में बहुत ज्यादा डेट नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर कंपनी डूबती इसी कारण से है क्योंकि डेट बहुत ज्यादा ले लेते हैं, करंट रेशियो जो होता है वो बहुत खराब हो जाता है, वर्किंग कैपिटल बिल्कुल नहीं होती, और स्लोली स्लोली वो कंपनी को खा जाता है। तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो काफी सही है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी कंपनी का बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो लगभग 2019 में लगभग 12.75 था, 20 में भी बढ़ा है, 21 में थोड़ा सा हमारा जो है आरओसी जो है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा घटा है, बट इतना टेंशन की बात नहीं है आरओसी का। बट ओवरऑल जो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज गोइंग गुड इनफ। प्रॉफिट मार्जिन अगर हम बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अगर हम बात करें तो दैट इज अराउंड 1.15। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो हमारा ग्रोथ रहा है वो 22 रहा है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बात करें तो ये नेट हमारे पास रहा है 2019 से 2020 में भी बढ़ा है, 2021 में भी हमारे को यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली, और बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है 19, 20 और 21 में। ध्यान रखिएगा, उस टाइम में कोविड था, बट चूंकि एफएमसीजी सेक्टर में है, खाने पीने की सामान में है, आटा दाल चावल इन तरह की चीजें बेच रही हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा असर कोविड का नहीं पड़ता है। और अगर हम देखें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन की, तो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। और अगर ग्रोथ की बात करें तो EBITDA ग्रोथ भी काफी अच्छा देखने को हमें मिल रहा है अदानी विल्मर का। तो देयर इज नो एज सच रियली बैड हियर व्हाट आई ऑब्जर्व इन अदानी विल्मर। तो आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। अगर आपको ग्रोथ खराब मिल रही है तो आप अवॉइड करें, आपको डेट इक्विटी रेशियो खराब मिल रहा है आप उसको अवॉइड करें, अगर आपको मार्जिन नहीं मिल रहा है, कंपनी सही से प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पा रही है, तो भी आप उसको अवॉइड करें। तो कंपनी का ग्रोथ, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्राइसिंग क्या है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट आती है, और इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के आइडिया कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और नहीं है। इसके बाद हम लोग जो एनालाइज करते हैं वो करते हैं कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कैसा है। क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी एफएमसीजी में है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी माना जाता है। अभी क्या इंस्टॉल कैपेसिटी और उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। तो अगर हम एक चीज देखें तो ये चीज मेरे को थोड़ा सा वरी करती है कि 2020-21 में अगर हम बात करें या 21 की बात करें तो हमारे पास जो क्रशिंग है उसकी यूटिलाइजेशन ओनली 25% है, रिफाइनरी की हमारी 55% है, ओलियो केमिकल की जो हमारी है वो 65% है। तो हमारी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही है, फिर भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और ज़्यादा पैसा चाहिए। यानी कि
कंपनी वांट्स टू स्केल अप इन डिफरेंट सिटीज एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जो पुरानी यूनिट है ठीक है, वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही है, बट चूंकि हमें नया एरिया कैप्चर या नया मार्केट करना है या नई लोकेशन पे फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो हो सकता है हमें उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़े और हमें आईपीओ को लाने की जरूरत पड़े। बट ये एक वरी समथिंग है कि वाई कंपनी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज इट्स कैपेसिटी फुली। सो यू कैन स्टडी, पूरी डिटेल में इसको आप स्टडी कर सकते हैं आगे आप चाहें तो। अदरवाइज ओवरऑल लुक से भी, आइडिया से भी आपको पता चलता है कि क्या हालात हैं। बट एट दिस कैपेसिटी ऑल्सो कंपनी जो है बहुत अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छा है कंपनी का, और 2019 से 20 में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं बढ़े हैं, और 2021 में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़े हैं। बट एक चिंताजनक बात यह है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर एडिबल ऑयल, यहाँ पे ये नंबर्स थोड़े से घटे हैं, जो कि थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि भाई क्यों हमारे एडिबल ऑयल्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एज ऑफ सितंबर 30, 2021 इनके नंबर्स घटे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों सरेंडर कर रहे हैं? मे बी कोविड का ही रीजन हो सकता है, बट ओवरऑल 19, 20 और 21 में डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर बढ़े हैं। अब बात करते हैं हम लोग कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, की प्रमोटर्स हैं उनकी। तो उसके बारे में भी प्रोस्पेक्टस में दिया रहता है, यू कैन हैव अ लुक कि भाई इन लोगों की क्या अचीवमेंट है, कितना एक्सपीरियंस है, इससे पहले उन लोगों ने कहाँ काम किया है, क्या पोजीशन वो होल्ड कर रहे हैं कंपनी में। तो ये सारी आपको डिटेल भी प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है। की मैनेजरियल पोजीशंस में कौन कौन है, सीएफओ कौन है कंपनी का, सीईओ कौन है कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है कंपनी का, बिजनेस हेड कौन है, इन सब की प्रोफाइल का भी थोड़ा सा आइडिया लगता है। बोलो आखिर इन सबको पढ़ने का जरूरत क्या है? देखो, से नॉलेज आपके पास जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और कोई भी कंपनी को सिर्फ पैसा नहीं चलाता है, कंपनी को चलाता है इंसान। और जब तक ढंग का एम्प्लॉय नहीं होगा कंपनी में, ढंग का मैनेजमेंट नहीं होगा कंपनी में, वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। इसलिए जरूरी है कि हम स्टडी करें कि कौन लोग हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट में है। तो ये हमारे पास 8वां की इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको देखना चाहिए। इसके अलावा प्रमोटर कौन है कंपनी का, क्योंकि प्रमोटर जो होता है जनरली फाइनेंशियल बैकबोन होता है, दैट गिव्स यू इमरजेंसी फंड। ठीक है, और कौन लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्टैब्लिश किया था, फाइनेंशियल बैकिंग कैसी है। तो ये प्रमोटर जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं कंपनी को ग्रो करने में। तो अगर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स हैं तो कंपनी के ग्रो करने के चांसेस भी पूरे हैं, और डिफिकल्टी टाइम में किसी भी तरह की कंपनी को फाइनेंशियल्स की इश्यूज नहीं होगी। अब हमारे पास आता है रिस्क फैक्टर। तो दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल रिस्क फैक्टर, इसके अलावा एक होता है हमारा एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर। इंटरनल रिस्क फैक्टर होता है रिलेटेड टू कंपनी का ऑपरेशंस, कि भाई कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनल रिस्क फैक्टर, वी हैव अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स primarily in 3 businesses category, and inability to manage a diversified operations, ठीक है, may have an adverse effect on our business result of operations and financial conditions। तो ये कहते हैं कि कंपनी मेजरली 3 कैटेगरीज में है और काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, प्रोडक्ट रेंजेस काफी ज्यादा है। चूंकि डाइवर्सिफाइड है, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको मैनेज करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो किसी भी एक सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम आई तो पूरी कंपनी पे इसका असर पड़ सकता है। तो ये एक इंटरनल रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हमारे को जो मैनेज है करना या ऑपरेशंस को हैंडल करना वो एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इसके अलावा इंटरनल रिस्क फैक्टर में हमारे पास दिया हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक हैज अफेक्टेड एंड कुड कंटिन्यू टू इफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल एंड द मार्केट विच वी आर ऑपरेटिंग इन। तो ये भी एक इंटरनल रिस्क फैक्टर है। सिमिलरली कुछ एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे रिस्क रिलेटेड टू कंट्री। अब ये बोलता है देयर कुड बी पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो अगर आप पैसा हमारी कंपनी में लगा रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखिए,
खैर ये हर किसी के साथ है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चेंजिंग लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। ऑब्वियसली ये हर कंपनी के साथ है, तो यू कैन नॉट अवॉइड दैट, बट जस्ट हैव अ लुक। कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर है जो एक्सक्लूसिवली इस कंपनी के साथ है, तो दैट विल हेल्प यू इन असेसिंग अ गुड कंपनी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप क्विकली देख सकते हैं किसी भी आईपीओ से, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कैसा है आईपीओ। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर्स का अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है। होपफुली इस वीडियो में आपको समझ में आया कि कैसे आईपीओ के ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को आप डिटेल में स्टडी करते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं कंपनी को, और फाइनली आपको डिसीजन लेना होता है कि कैसे इस कंपनी के आईपीओ को खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज माई एक्सप्रेसो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, आप अपनी राय हमें शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और आगे आने वाले एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं आप, इसके बारे में भी जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।